अंदर गैस पैदा हो रही है, वो गैस हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी दे रहे हैं जो आगे कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अपनी खाद बेचते हैं। उनको हम सस्ती गैस देते हैं, वो मुनाफा अपनी जेबों में डालते हैं। फिर हम कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को वो सस्ती गैस देते हैं जो वो मुनाफा अपनी कंपनियों की बुक्स में पार करते हैं, जो भी उसके साथ करते हैं। एक आम सारफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सारी वो सस्ती गैस इन कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से भी काट के और इन फर्टिलाइज़र कंपनियों से भी काट के, उसमें बड़े बड़े नाम है, एंग्रो का नाम उसमें शामिल होगा, उसमें और बड़े बड़े प्रोड्यूसर शामिल होंगे, सारों की वो गैस वहाँ से काटें और उसको ये जो पावर प्रोड्यूसर को वो गैस दें और बिजली की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको नीचे लेकर आए। दूसरा ये सोल्यूशन है। और थर्ड, इसके ऊपर बिजनेस रिकॉर्डर ने आज आर्टिकल भी किया है कि जो हमने 11,000 मेगावाट ये जो सी पैक के साथ हमने नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए थे चाइना की मदद से, उसका लोन जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए चाइनीज़ हुकूमत की मदद से, उसको लॉन्ग टर्म बनाया जाए। बजाय 10 साल की मुद्दत का जो लोन है उसको 25-30 साल पे लेके जाया जाए, जिसकी उसकी जो फ्रंट लोडिंग है 2 सालों के अंदर कॉस्ट है वो नीचे जाए, जिससे टैरिफ इंक्रीज़ करने की शरह वो बेहतरी उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के जब तक रुपया नहीं संभलेगा, ये सारा कुछ करके भी अगर रुपया 300 की बजाय 350 पे पहुंच गया तो दोबारा प्राइस इंक्रीज़ का प्रेशर आएगा और हम इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आपको हर सूरत रुपए को इस्तेहकाम देना, ये बुनियाद है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अपनी बढ़ाइए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का इन्फ्लोज बढ़े, इन्वेस्टमेंट आ जाए, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आ जाएँ। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं इनको आप मार्केट में लाएं, इनको बेचें, बैंक्स के शेयर्स दे सकते हैं वो दें। आपको डॉलर्स की अर्निंग्स बढ़ानी है और कोई तरीकाकार पाकिस्तान के पास है नहीं। एक्सपोर्ट्स हम 31 अरब डॉलर पे आज से 1 साल पहले पहुँचे थे, इस साल 30 जून को नीचे घट के दोबारा 27 अरब डॉलर पे आ गए। जो रिमिटेंसेस थी वो भी 1 साल पहले 31 अरब डॉलर पे पहुंचे थे, वो भी घट के 27 अरब डॉलर पे आ गई। 8 अरब डॉलर की आमदन कम हो गई है बजाय ऊपर जाने के। तो हमारे पास मौजूद हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, सॉल्यूशंस का भी पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और एक उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल हैं। हम आपस की लड़ाइयों में इतना मसरूफ़ हैं कि किसको जेल में डालना है, किसके ऊपर FIR कटनी है, किसको रिहाई के बाद दोबारा पकड़ना है, किसको चोर डाकू के नाम से पुकार के उसका इमेज सियासी जो है तौर पर तबाह करना है। इन चक्रों में हमने कई साल लगवा दिए। यहाँ धरना करना है, यहाँ मुजाहरा करना है, इसकी हुकूमत बनानी है, इसकी गिरानी है, इससे हमें आगे निकलना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। और ये सारों को सोचना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को और पॉलिटिकल लीडरशिप को मिल के पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, सलम राजा साहब मारूफ माहिर कानून हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, इसके अलावा कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुर्रम दस्तगीर खान साहब PMLN से, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। राजा साहब, आमतौर पर बिजली के बिलों के ऊपर तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो हम फेस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? कभी बिजली के बिलों के हाथों लोग रुसवा हो रहे हैं, कभी आटे के हाथों। हमने देखा था ट्रकों के ऊपर बोरी फ्री आटे के लेने के लिए कपड़े तो हज़ारों लाखों ने फड़वाए थे, जाने भी लग गई लोगों की। तो ये सूरत हाल तो सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सबसे मैं समझता हूँ जो तशवीशनाक मसला है हमारा वो यही है। और जो आपने जायज़ा पेश किया बिजली के हवाले से वो बहुत मुफस्सल है और बड़ी हद तक मैं समझता हूँ दुरुस्त हैं। देखिए, कानूनी मामलात भी बिजली के हवाले से बहुत आते हैं, इसलिए कुछ नज़र हमारी रहती है बिजली के मामलात पे कि बिजली का जो टैरिफ है वो नेपरा मुकर्रर करती है, सूबों के दरमियान क्या तफावत है, मुख्तलिफ नौइयत के जो कंज्यूमर हैं उनको कैसे बिजली दी जा रही है, बिजली की चोरी की क्या सूरत हाल है। ये तमाम बातें वो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन यहाँ एक हमें बिल्कुल एक मैं समझता हूँ एक यकसुई से एक फ़ैसला करना होगा कि हमने अपने अपने तवानाई के सेक्टर को, उसमें गैस भी शामिल करें, गैस और बिजली को मिलाकर हमने ठीक करना है। देखें, गैस के हवाले से भी बहुत मसाइल हैं हमारे मुल्क में। हमारे सूबों के दरमियान तफरीक है। एक सूबा जिसमें गैस निकलती है वो समझता है, या आइन के रूह से ये दुरुस्त भी है बात किसी हद तक, कि उसका उस गैस पे पहले हक है, उसको वो सस्ती गैस मिलनी चाहिए। पंजाब जहाँ गैस नहीं निकलती, यहाँ हमें दरामद करके LNG जिसको कहते हैं, जो कि इंतहाई महंगी है, वो देनी है सनत को। तो सूबों के दरमियान भी एक चपकलश है। एक नुक्ता नज़र ये है कि गैस से हमें बिजली बनानी चाहिए। हम क्यों फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं बहुत बड़ी हद तक, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ जाती है। यही गैस जो है उससे हम अगर बिजली बनाएं, बिजली सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी तो हमारी सनत जो है वो दुनिया की मंडियों में कम्पीट कर सकेगी, मुसाबकत में शामिल हो सकेगी। म्यार को भी हमें देखना है, सनत की कीमत को भी देखना है। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं और बिलाखिर हमें अपनी
बरामदात को बढ़ाना है। देखिए, दो हमारे डेफिसिट रहते हैं। एक हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट रहता है कि हमारी जो बरामदात हैं वो कम हैं, जो हमारी दरामदात हैं वो ज़्यादा हैं। 20-22-25 बिलियन डॉलर का सालाना एक फ़र्क हमारा रह जाता है, और उसके लिए हमें कुछ तो मामला रेमिटेंस से जो हमारे वर्कर पैसे भेजते हैं, बाकी हमें फिर कर्ज़ों के लिए तगोदवा करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमारा मामला है फिस्कल डेफिसिट का। जितने टैक्स हम इकट्ठे करते हैं या हमारी वफाकी हुकूमत ले सकती है, वो कहीं कम है अखराजात के मुकाबले में। सिर्फ जो हम कर्ज़ों पे सूद देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, मुल्क के अंदर जिन लोगों ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, उनको ही अगर हम देख लें तो उसका इतना बड़ा तनासुब हमारे टैक्स रेवेन्यू का वहाँ चला जाता है। फिर दिफा है, दीगर अखराजात है, तो दिफा हमारी सारा बोरो रिसोर्सेज पे चल जी रहा है इस साल, पूरा दिफा के लिए कर्जे लेके उसके चल लिए रहा फिर हम करते ये हैं, चूंकि हमारे अखराजात जो हैं, जो अंदरूनी अखराजात हैं, वो हमारे टैक्स रेवेन्यू और दीगर जो रोज़गार के या इनकम के ज़रिए हैं हुकूमत के, उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। हम नोट छापते भी हैं, बैंकों से कर्जे भी लेते हैं, उससे फिर इन्फ्लेशन, जिसको अफरात ज़र कहते हैं, वो होता है। और वो जो विशेष सर्कल आपने कहा है कि हमारी चीज़ों की जब कीमतें बढ़ती हैं, हम उन्हें और हम इस साइकिल को ब्रेक बरामद नहीं कर करके, सकते, बरामद नहीं कर सकते हम जब, तो फिर हमारा वो डेफिसिट जो एक्सटर्नल इस साइकिल डेफिसिट को है, हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, इस उसी में साइकिल को फंसे हम हुए हैं। ब्रेक नहीं कर पा रहे। हमें काबू पाना है। मैं समझता हूँ बुनियादी मसला हमारा तवानाई का है। तवानाई के मसले पे हम काबू पाएँ, हमारी सनत जो है वो बेहतर हो, वो दुनिया में कम्पीट कर सके। हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसी नौकरियां पैदा करनी हैं जो एक 5, 6, 8, 10 जमात पास जो शख्स है वो कर सके। आईटी तो अपनी जगह है, लेकिन आपके करोड़ों लोग वो हैं जो नहीं आईटी की सनत में जाएंगे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, दुरुस्त। इमारतों में जाना है, उन्होंने खुरम साहब खेतों से भी में इस पे राय जाना लें। है। खुरम दस्तगीर साहब, आपने तो पावर मिनिस्ट्री चलाई है, आप बताइए इस वक्त जो पावर सेक्टर की सूरत हाल है, जो प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारी मामलात के अंदर हमारे पास करने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। कभी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, कभी डॉलर की कमी आ जाएगी। क्या करने की ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं हम? लेकिन एक बात जरूर मलिक साहब आपके नाज़रीन के सामने होनी चाहिए कि ये महंगाई कोई दायमी नहीं है। ये 2018 तक, 2017-18 में जब मुस्लिम लीग नून ने अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल किया, उस साल 3.4% महंगाई की शरह थी। और फूड इन्फ्लेशन जो शाय खुर्दनोश की थी महंगाई थी, वो सिर्फ 1% थी। तो ये जो बड़ा खुरम साहब, अजाब आया है। 2017-18 का कंपैरिजन जो है वो मेरे ख्याल है 22-23 के अंदर बहुत मुनासिब नहीं होगा। 5 साल के बाद दुनिया बदल जाती है सर। दरमियान में कोरोना ने दुनिया बदल नहीं, दी, लेकिन फ्यूल लेकिन प्राइसेस का वो जो इंटरनेशनल मुस्तकिल इम्पैक्ट है उसने मुस्तकिल दुनिया बदल दी। देखिए, यूक्रेन वॉर ने दुनिया बदल ये दी। सियासी नहीं है मामला, 2018 मनी के बाद, सप्लाई इंक्रीज हमारी होती रही है। 2018 के बाद से तो मुस्तकिल अगर महंगाई में इजाफा, हालांकि मैं उससे पहले भी, आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। उसके बावजूद, आईएमएफ प्रोग्राम में होने के बावजूद हमने महंगाई कम की। 2015-16 आप कहेंगे बहुत देर हो गई। पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे कम महंगाई 2.8% उस साल थी। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमेशा से महंगाई थी। ये एक जरूर चैलेंज पिछले 4 साल में आया है, और खासतौर पर तवानाई का जो सेक्टर है, अब उसमें बड़ा क्लियर है कि जो बहुत सारे काम करने वाले थे उसका हमने बड़ा अच्छा आगाज कर दिया। मसलन अगर हमें इंपोर्टेड फ्यूल से बनाई हुई बिजली से जान छुड़ानी है, उसके हमारे सामने 2 या 3 हल मौजूद हैं, जिसका हमने आगाज कर दिया कि सिर्फ 15 महीनों में 2000 मेगावाट नए हमने थर्क के कोयले से ऐड किए हैं सिस्टम के अंदर। हमने 1100 मेगावाट का जो कराची 3 का न्यूक्लियर प्लांट है वो ऐड किया है। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2017-18 में शुरू किए गए थे, 16 में, जो कि खुरम 4 साहब, साल मेरा मुकम्मल एक नहीं हुए, आपसे अब सवाल मुकम्मल है। हो गए। जब इमरान खान को हुकूमत मिली 2018 में, उससे पहले वो 10 साल एक ही नारा लगाते थे कि ये चोरों और डाकुओं की वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया। 4 साल हुकूमत में आके भी उन्होंने यही नारा लगाया कि ये चोर डाकुओं की वजह से महंगाई हुई है, नहीं तो हमने तो पाकिस्तान ने तरक्की कर लेनी थी। अब नहीं, पिछले लेकिन 15 माह उनसे 16 माह जो सवाल तो आपने बनेगा हुकूमत ना कि गुजारी है, आपने कहा कि ये 4 साल क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी इसलिए पाकिस्तान तबाह हो गया, हम तो 2017-18 में बहुत तरक्की कर रहे थे। उन लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप उस पर इल्ज़ाम नहीं, डालते लोगों रहे? को लोगों का मसला ना आपने हल किया ना इमरान ने हल किया। नहीं, मलिक साहब, इससे इससे फर्क पड़ेगा कि ये सिर्फ 15 महीनों में 5000 मेगावाट नई बिजली, पाकिस्तानी बिजली ऐड हुई है। ये आज अगर फौरी तौर पर नहीं, जो अगस्त के महीने के आखिर में नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा जैसे जैसे थर कोल की बिजली जो है सिस्टम में ऐड होगी। लोगों को इस बात से फर्क पड़ेगा कि हमने
जो इमरान खान ने 2,467 अरब रुपए का सर्कुलर डेट 31 मार्च 2022 को छोड़ा था, वो 30 जून को 157 अरब रुपए कम हो गया। 2310 रुपए है 30 जून को 10 अरब रुपए था जो सर्कुलर डेट भी घटाया है, पेमेंट्स की हैं, इसका फर्क पड़ेगा। एक जरूर जो IMF के साथ डील में ताखीर हुई और उसमें फिर उस ताखीर की वजह भी ये थी कि कोशिश की जा रही थी किसी भी तरह इस किस्म के जो पॉलिसी स्टेप्स हैं उनको लेने से हम अपने आप को रोक लें, लेकिन वो नहीं हुआ, हम आगे बढ़े। लेकिन पहले भी खुरम साहब, मैं वैसे आपकी बातों से ज़्यादा कोई इतफाक नहीं है मेरा। मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर आप भी नाकाम थे और मुकम्मल तौर पर इमरान खान भी नाकाम था। 100% दोनों हुकूमतें नाकाम थी, लोगों को लीडरशिप आप कोई नहीं दे सकते। मैं आपसे मलिक साहब बहुत अदब से सख्त तरीन इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि जो मेजर शिफ्ट है वो ये है कि हमने अब जब हुकूमत अपनी मुकम्मल की है तो पाकिस्तान की अब 81% बिजली जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज पे हम छोड़ के गए। तो एक बड़ा डिसाइसिव फैसला कौन शिफ्ट किया है पाकिस्तान को इंपोर्टेड ईंधन से लोकल ईंधन की तरफ। मैं से ये कह रहा हूं अगस्त 2023 में उसका असर नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले महीनों और सालों में उसका जो फायदा है पाकिस्तान के अवाम को पहुंचेगा। और सर आगे तब तक कोई जिंदा रहेगा तो देखेगा कि उसका फायदा कब किसको मिलता है। मैं दोबारा राजा साहब को भी इसमें शामिल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। एक फैसला कर लें या तो ये जो फैसला है कि पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक होगी, उसका तमाम बोझ बिल देने वाले सार्फिन पर पड़ता है, वो फैसला कर लेंगे जी हम पूरे मुल्क में बिजली की उसी सिर्फ एक फैसले से कुछ 450 अरब रुपए आपका बच जाएगा जो आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में देते हैं। ये फैसला कर लेंगे जी हमने इतनी मैसिव सब्सिडीज फाटा को, आजाद जम्मू कश्मीर को नहीं देनी, तो उससे भी पैसे बचेंगे। जो चैलेंज है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर जहां चोरी हो रही है मुल्क के शमाल में, मगरब में, जनूब में, उसको रोकने का एक जरूर इंतजामी चैलेंज है इस हुकूमत के सामने भी, जो हुकूमत ये सवाल करेंगे उनके सामने। आपकी इजाजत से ये राजा साहब से पहले पूछता हूँ, फिर आप भी इसका जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमारे पास एक और बड़ा इशू सर ये है, जो NFC अवार्ड है वो सूबों को जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वफाक इस वक्त जितने टैक्स फेडरल लेवल के ऊपर उसके पास हिस्सा रहता है वो सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है कंप्लीटली 100%। कुछ नहीं है उसके पास। डिफेंस भी हम कर्जे लेकर चलाते हैं। बिजली चोरी की कॉस्ट जो है हम कॉस्ट डिफरेंशियल करके पूरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों नहीं हम फाटा वाली और पेशावर वाली कॉस्ट जो है वो जो KP गवर्नमेंट को हमारा हिस्सा जाता है NFC अवार्ड से उसमें से काटा जाए। जो हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो हम, या कैस्ट की जो कॉस्ट है कराची इलेक्ट्रिक की, क्यों नहीं वो हम सिंध वाली हुकूमत से काटते। जो पंजाब में चोरी हो रही है वो पंजाब वाली से काटें। पूरे पाकिस्तान को हम क्यों पनिश कर रहे हैं? जहाँ ज़्यादा चोरी है वहाँ से काटें पैसे उनके। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हो सकते हैं। और एक ये भी तो आया ना एक मनसूबा सामने की, जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं, फेस्को हो, सूबों को ट्रांसफर कर, वो सूबों को दे दी जाएं ताकि जो उनके नुकसानात हैं वो सूबों की जो बैलेंस शीट है उसमें आए। लेकिन आप देखें ये कर तो देंगे आप, इससे ये होगा कि वफाकी हुकूमत जो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन शिफ्ट होगा ना, ये और कोई फायदा नहीं होगा। असल में फिर ये होगा कि जब सूबे हैं वो इस नुकसान का जब बोझ उठाएंगे तो उन्हें कहीं से पैसा हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ बुक एंट्री है, ये बुक एंट्री है, आपने यहाँ से नुकसान उठा के वहाँ डाल दिया और सूबा फिर क्या करेगा? हैदराबाद में अगर 35% लॉसेज हैं, सखर में भी अगर 37% लॉस है, कोयटा में शायद 28% है, फाटा में उससे भी ज़्यादा है। अब इन सारे नुकसानात को पूरा करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से फिर टैक्स हासिल करना पड़ेगा। टैक्स वो हासिल करेंगे, या सूबे के पास प्रॉपर्टी टैक्स होता है या सूबा सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं। अब जब आप सर्विसेज पे टैक्स लगाने जाएंगे या प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने जाएंगे तो जो बिजनेस करने की लागत है, एक स्मॉल बिजनेस जिसको हम कहते हैं, छोटे पैमाने का जो कारोबारी है, उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। जो दुकान वो किराए पे लेगा या जो वो एक नाई बाल काटता है, वो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उससे टैक्स इकट्ठा करना सूबे की सतह पे। लेकिन ये फिर मंसूबा है कि तमाम किस्म की जो सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है वो सूबे का इख्तियार है। तो जब आप इन चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे तो आप ये देखेंगे माशरे में फिर एक तरह से महंगाई पैदा होगी। सर रियल एस्टेट और रिटेल ट्रेड के अलावा आपके पास इस वक्त कोई एरिया बचे नहीं है। अच्छा, अब आप रिटेल ट्रेड पे लगा दें टैक्स, ज़रूर लगाएं, लेकिन रिटेल ट्रेड पे टैक्स एक तो था वफाकी सतह पे, वो वफाक ने कोशिश की, बड़ा मामूली टैक्स जो है वो भी दे देने से लोग इनकारी थे कि 3,000 रुपये आप दे दें दुकान पे। पीछे हट गए, क्योंकि पीछे हट के देखिए ये है दो तीन मामला। एक तो सूबे और मरकज की सतह पे आपने जो कहा तफावत है, सूबा कैसे टैक्स इकट्ठे करेगा, वो टैक्स जो मरकज इकट्ठे नहीं कर सका आज तक, जिनके लिए आपको एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत भी चाहिए और सियासी एक हिम्मत चाहिए
कि आपके अगर वक्ती तौर पे आपकी मकबूलियत पे फ़र्क भी आता है तो मुल्क के लिए आप वो कर गुजरें, ये कोई हुकूमत नहीं कर पा रही और इसको हमें सियासत से बालातर होकर देखना होगा। इसका ताल्लुक PMLN PTI से नहीं है, ये हमारे स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, ये हमारी बुनियाद में ये मामला पैदा हो गए हैं। देखिए, अगर बात हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जिनको बरामदात कहते हैं, GDP हमारा, उसका रेशो अगर आप देखिए पिछले कई सालों से हमारी एक्सपोर्ट्स एज रेशो ऑफ GDP गिर रही हैं और बहुत बड़ा एक जो गिरावट आई वो 2013 में आई। उसके बाद 5 साल तक, या हफीज़ पाशा साहब की किताब पढ़ें, हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड रहा। जब तक मिफ्ता साहब ने 2017 में आके एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू नहीं होने दिया था दिसंबर तक, वो अरसा 4 साल का ऐसा है कि हमारा एक्सचेंज रेट बहुत बड़ी हद तक ओवर वैल्यूड था, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी जो बरामदात है, सर उसको अंडर वैल्यूड करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन मिथ है कि रुपया गिराएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। उस अरसे में करंट अकाउंट आपका डेफिसिट बढ़ता रहा, उसकी वजह से आपकी डिवैल्यूएशन होती रही, इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई, फिर आपने मनी सप्लाई बढ़ाई। ये सब चीजें मरबूत हैं और ये आजकल की बात नहीं है, ये पिछली कई दहाइयों पे फैला हुआ मामला है। खुर्रम साहब, अगर मैं आपसे सोल्यूशन पूछूं, 2-3 क्विक फिक्स अगर पावर सेक्टर के हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि हमें एक तो जो IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, वक्त के साथ चूंकि अब जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफा हो रहा है, उसका हमें पार्लियामान से कोई एक्ट के जरिए सोल्यूशन निकालना होगा कि हम उसको कम कर सकें। और अभी तक तो कोशिश ये की गई कि निगोसिएशन के जरिए, लेकिन इसके लिए हमें एक लेजिस्लेशन चाहिए ताकि वहां से कमी हो। दूसरा ये है कि हम मसलन कराची इलेक्ट्रिक को बहुत मैसिव टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देते हैं, तो कुछ सालों के लिए जो कराची इलेक्ट्रिक का हमारा इस साल 171 अरब रुपए देंगे हम वफाकी हुकूमत, तो लिहाजा उनको जो बिजली है वो तमाम की तमाम वफाक से सप्लाई की जा सकती है। अब सिंध में ऐसे जराए मौजूद है ताकि कम से कम हम 171 अरब रुपए तो बचा सकें। तीसरा जो इशू है वो ये है कि हमें ये जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, जैसे हम इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं बिजली के बिलों में से, वो निकाला जा सकता है ताकि जो वो FBR खुद इकट्ठा करे। अगर बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्यों कलेक्शन एजेंट्स बनी हुई हैं FBR के लिए, तो वहां से भी एक फौरी रिलीफ आ सकता है। लेकिन असल वही रिलीफ है जिसका तरफ मैंने शुरू में आगाज किया और आपने मेरे से इख्तलाफ किया, वो ये है कि हमें जो अपने थर कोल है, अपना जो सोलर है, उसमें एक मैसिव इंक्रीज करना है ताकि हम वक्त के साथ IPPs के चंद साल 2 या 3 साल रह गए, जैसे वो खत्म होंगे हमारे पास अपनी बिजली उस सस्ती मयार की हो जिसके नतीजे में हम बिजली की कीमत कम कर सकें। लेकिन आपने जिसकी तरफ जो बहुत ही गहरा मामला है उसकी तरफ इशारा किया है कि रुपए की जो कीमत है जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होगी तब तक ये चैलेंजेस रहेंगे। और यहाँ आपके नाज़रीन को बताना जरूरी है कि डॉलर इनफ्लो से सिर्फ काम नहीं बनता। जुलाई में 5.1 अरब डॉलर के इनफ्लोज हुए पाकिस्तान में, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाक रुपी स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ बड़े सीरियस इश्यूज हैं। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी को चेंज करें वहां, और दूसरा ये है कि जो एक लॉन्ग टर्म, उसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पाकिस्तान के शमाल में, मगरब और जनूब में है, उनकी जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें। सिर्फ सूबों को दे देने से ब्रेक करीब आ गई है, मुझे ब्रेक लेनी है। डॉलर में पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है, एक छोटी सी अमाउंट है, 5-7 मिलियन डॉलर या 10 मिलियन डॉलर एवरी डे जाता है वैसे वो ये रकम, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ रुपये का। उसको हमें चेक करना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पता नहीं हम क्यों, नेशनल सिक्योरिटी हमारी एक बंदे के नारा मारने से हिल जाती है। वो 10 मिलियन डॉलर रोज़ जा रहा है और पूरी इकॉनमी को बिठाया हुआ है, वो उसके ऊपर आके नहीं हिलती। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि एक आम आदमी को तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, ख़रीदने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है उसके पास। शाम को बच्चों का पेट भर के वो उनको सुला नहीं सकते सारे लोग। लेकिन पाकिस्तान की लड़ाइयाँ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ नौइयत की हैं। पहले एक ज़माना था कि फोकस इस इशू के ऊपर था कि चोर हैं सारे सवाए इमरान खान के, इसके ऊपर बहुत ज़ोर था। सारे चोर और डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को लूट के खा गए। लेकिन 10 अप्रैल 2022 के बाद फोकस ये है कि वो घड़ी चोर है, और 9 मई के बाद एक और फोकस शिफ्ट हुआ, और वो ये है कि वो मुल्क दुश्मन है। उसने जिना हाउस लाहौर पे GSQ के ऊपर हमला किया है, और इस वक्त उसकी सारी पार्टी तितर बितर है। सियासी मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनको हल भी होना, उस पर बहस करना, तकरार करना, नारेबाजी करना पूरी दुनिया में होता है। लेकिन लड़ाइयाँ इस नहज पर चले जाना कि
कहीं पे GHQ पे अटैक हो जाए वो काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन इस नहज पे चले जाएँ कि अपने सियासी मुखालफिन को, किसी को 15 किलो हीरोइन पे डाल दें, किसी को प्राइम मिनिस्टर को काल कोठरी में डाल दें, शाहिद खान को। और अभी इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो कहते थे सामने कैमरा लगा हुआ है। आज तो अपडेटेड रिपोर्ट यह है कि नहीं, अब उसको मुर्गी खाने को दे रहे हैं और गोश्त खाने को दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के साथ ये तीसरा वज़ीर आज़म होगा जिसके साथ ये सलूक हो रहा है। पहला नवाज शरीफ, दूसरा शाहिद खान अब्बासी और तीसरा अभी इमरान खान। हम इस लड़ाई की खातर अपने मुल्क को नीचे से नीचे गिराते जा रहे हैं और इसमें सियासतदान कसूरवार है, क्योंकि जब इनको हुकूमत मिलती है उस वक्त आंखें बंद करके दुनिया के सारे सियासत काम करी जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उस वक्त इन्हें असूल ज़वाबित याद आते हैं। राजा साहब, हम इस लड़ाइयों से कब बाहर निकलेंगे जो पाकिस्तान को नीचे बैठाने का सबब है? देखिए, हमें फैसला करना होगा कि इस मुल्क में हाकमियत किसके पास है। क्या हमने वाक़यतन जमहूरियत के ज़रिए इस मुल्क को चलाना है, चलने देना है या नहीं चलने देना। ये नहीं हो सकता कि हर 6-8 साल के बाद एक महलाती साजिश हो, उसकी पुश्तपनाही की जाए और उसके बाद एक हुकूमत गिर जाए, उस हुकूमत से वाबस्ता लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे बने, पार्टियों को तितर बितर किया जाए, फिर एक नई किंग्स पार्टी बनाई जाए। ये हमारी तबाही का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक वजह है हमारी तबाही की। हमने कभी भी इस मुल्क में निज़ाम को नहीं चलने दिया। निज़ाम तवातुर से चले, मुदाखलत के बग़ैर चले तो लोगों में एक बलूगत भी पैदा होती है, सियासतदानों में एक जज्बा पैदा होता है एक दूसरे के साथ काम करने का, पार्लिमान को तौकीर देने का। हमने ये होने ही नहीं दिया। हम अदालतों पे असरअंदाज होते हैं, जो हमारी ताकतें हैं, जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके ज़रिए फ़ैसले लिए जाते हैं। और जब अदालतों से आपके फ़ैसले ले लेते हैं तो उस वक्त वक्ती तौर पे तो आपने हटा दिया एक शख्स को मंजर से, लेकिन आप पूरे अदालती निज़ाम को मजरूह कर देते हैं। उस अदालती निज़ाम की जो रूह है, मैं समझता हूँ, वो घायल हो जाती है और फिर हर मुकदमे में एतबार जो है वो खो बैठती है अदालत। इसलिए हम पूरे अपने निज़ाम को जब जिस तरह मजरूह करते हैं, उस पर हमला करते हैं, और ये हमला इस वक्त हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम अपने मुल्क में जो हमारे उसूल हैं, शख्सी आज़ादियों के हवाले से हों, लॉ एंड ऑर्डर, ड्यू प्रोसेस के हवाले से हों, जिस तरह घरों में घुस के लोगों को उठाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, ज़बरदस्ती एफिडेविट लिखवाई जा रही है, ये बातें ऐसी हैं कि खामोश नहीं रहा जा आपको ये सकता। लगता नहीं है कि ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से, साकिब निसार के ज़माने से मुसलसल एक ही तरीका हो रहा है? उस वक्त नहीं, जो ये भी ओपोनेंट होता 1950 है से उसको। हो रहा है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊंगा 1949 में कंस्टिट्यूएंट असम्बली के 80% मेंबरान के खिलाफ करप्शन के मुकदमे कायम हो चुके थे दिसंबर 1949 में। तो ये कोई नई तरकीब नहीं है, ये मामला शुरू दिन से चल रहा है। कभी एक को काबू किया, उस पर मुकदमा बना, उसको माजूल कर दिया, वो प्रोडा हो, वो एब्डो हो, ये चीज़ चलती चली जा रही है एक तसलसल के साथ, और ये पुरानी कायरा साहब कहानी हमारे है। साथ शामिल हो रहे हैं, उनको भी शामिल कर लें। कायरा साहब, आप अभी अभी तो हुकूमत का हिस्सा थे, अब आप कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे करा दें, बिजली की कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं इन्होंने? मुझे आप लोगों के एहतजाज भी समझ नहीं आते। आप तो अभी अभी हुकूमत से गए 4 दिन पहले, अब आप कहते हैं कि ये सारा कुछ कोई और करके देगा आपको। नदीम साहब, आई एम वेरी सॉरी, कुछ डिस्टॉर्शन है। मैं आपके सवाल को पूरी तरह अगर रिपीट कर दें प्लीज। तो सर, मेरा सवाल ये है कायरा साहब कि अभी चंद रोज़ पहले तक आप लोगों की हुकूमत थी, आप हुकूमत में थे, आप और नून लीग वाले मिल के एक हुकूमत चला रहे थे। अब आप मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएं, हालांकि बुनियाद आप रखे गए, आखिर में जाते जाते आपने सेंसस को नोटिफाई किया और ताख़ीर की बुनियाद रखी। बिजली की कीमतें आप लोग दुगनी करके गए हैं, अब आप कहते हैं बिजली की कीमत क्यों बढ़ गई? तो आप थोड़ा सा बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्या है अभी करना पाकिस्तान के साथ। देखिए नदीम साहब, पहली गुजारिश ये है कि जो हम पे एक मुसलसल ये है ना कि पीपल्स पार्टी ने पहले इलेक्शन डिले करने के लिए किया और फिर ये किया, सेंसस को नोटिफाई करने की हद तक बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने किया और हम साथ थे। लेकिन जब आपका कौमी इत्तेफाक राय पहले नहीं था, इस पे इत्तेफाक राय हो गया और एक आईनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमारे दौर में एक सेंसस शुरू हुआ, अगर हम उसको फाइनल ना करते तो अगली सीसीआई में वो शायद फाइनल ना हो पाता और एक बहुत बड़ी कौमी एक्सरसाइज जाया होती, अरबों रुपए लगने के बाद। अगर उस पर हो गया था तो वो जुर्म नहीं था। उसके अंदर कोई इस तरह का फैसला नहीं था कि इसकी बुनियाद पे नई हल्का बंदियां होकर सेंसस के बाद होगा। बिल्कुल हमें इस बात का बिल्कुल वहां ना डिबेट थी ना डिस्कशन थी। और इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पे पहले से काम शुरू कर चुका था, उस पर कोई एतराज नहीं था। अब हमारी कोशिश और ख्वाहिश, और मैं तो आज भी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अर्लीस्ट पॉसिबल, बेसिकली तो इशू है कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन हो, ये होना चाहिए 90 दिन से के अंदर अंदर अगर पॉसिबल है तो हो। अगर 90 दिन में हमारी जमात का भी ये मुतालबा है, और मुतालबा एक सियासी तौर पे दुरुस्त मुतालबा है।
गलत मुतालबा नहीं है, लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने पहले इसके डिले के लिए कोशिश की, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन डिले या किसी जमात को इलेक्शन डिले तो सूट ही नहीं करता था। अच्छा, इसलिए अगर आप इसको प्योरली सियासी रंग में देखें तो फिर हमें तो ज्यादा सूट करता था कि इस वक्त खान साहब पे केसेस बने हुए थे, वो मुश्किलात का शिकार थे, 4 महीने डाउन द लाइन के केसेस अगर किसी और तरफ चले जाते हैं तो जो बज़ाहिर तासर दिया जा रहा है, ये मेरा व्यू नहीं है, मैं बज़ाहिर तासर की बात कर रहा हूँ, उस पे तो फिर सूरत हाल बदल सकती है। तो हमें सूटेबिलिटी के हवाले से खुर्रम साहब से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। खुर्रम साहब, आपकी जमात से भी लोगों ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, जबकि CCI की अप्रूवल के बाद, सेंसस के नताइज गज़ट नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है उसका कि वो नई हल्का बंदियाँ करे, और आप सब लोगों को पता था इसका, कोई इसमें भाम नहीं था, कोई कन्फ्यूजन का शिकार नहीं था, आप लोग इसकी बुनियाद रख के गए थे, अब आप मुतालबा कर रहे हैं। अभी आपसे खुर्रम साहब, वो भी साथ ले लें। खुर्रम साहब, ये सारा मीडिया ये सवाल उठा रहा था कि क्या हल्का बंदियों के बाद, मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी है भी कि नहीं। खुर्रम साहब, आप इसका जवाब देंगे सर? खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है, अब आनी चाहिए आवाज। जी जी, खुर्रम साहब, आपसे सवाल था। इलेक्शंस के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना पाकिस्तान के अवाम का हक है, लेकिन उनका इतना ही जमहूरी हक ये भी है कि वो जहां जहां मौजूद हैं उनका शुमार दुरुस्त किया जाए, जिसकी बुनियाद पर सूबों के अंदर जो है मुख्तलिफ जिलों में नशस्तें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की जो है वो मुनकसम होनी है। तो लिहाजा यहाँ दो जमहूरी हकूक का मामला है, एक जगह 90 दिन का और एक जगह दुरुस्त तौर पे शुमार होने का और दुरुस्त तौर पे नशस्तों की, जिसकी बुनियाद पर आगे हुकूमतें बननी है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन एक ये भी एक इस वक्त डिबेट हो सकती है कि माकूल वक्त क्या है, लेकिन हल्का बंदियां और पाकिस्तानियों का दुरुस्त शुमार और उसकी बुनियाद पर नशस्तें भी वैसा ही जमहूरी हक है जैसे हक के जरिए उन्होंने अपनी हुकूमतें मुंतखब करनी है। तो हमें तो यही तवक्को है, मैं जाती तौर पर बहुत दफा कह चुका हूँ कि 90 दिन में ही ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। सर 90 में कैसे हो सकती हैं सर? आप खुद तो मंजूरी दे के गए, अब 120 दिन तो आप उनको देंगे ना वो डिलिमिटेशंस के लिए, उसके बाद इंतखाबी अमल शुरू होगा। और आप सियासी जमातें जो हुकूमत में थी, PDM में, आप सारे जिम्मेदार हैं, आपने अप्रूव किया है सारा कुछ। जी, तो मैं ब्रेक पे वापसी आपसे जवाब लेता हूँ। वो भी मैं फिर दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तानियों का दुरुस्त तौर पर गिना जाना शहरों में, हलकों में, सूबाई हलकों में, कौमी असम्बली के हलकों में भी उतना ही बुनियादी हक है जितना वो हक जिसके जरिए उन्होंने अपनी हुकूमतें मुंतखब करनी है, क्योंकि हुकूमतें उस बुनियाद ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। राजा साहब, जो इंतखाबात हैं वो नवंबर में होंगे या फरवरी में होंगे? देखिए, फरवरी तक तो बहरहाल होने चाहिए, वरना मार्च में सेनेट की एक तिहाई नशस्तें जो हैं वो खाली हो जाएंगी और आप सेनेट का इंतखाब नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त सूरत ये होगी, अगर इंतखाब नहीं होते, कि मुल्क में नेशनल असम्बली नहीं होगी, 4 सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी और सेनेट गैर फ़ाल हो जाएगी, तो आइनी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अभी खुर्रम साहब ने जो बात की कि हमने आइन के मुताबिक तौसीक की, सेंसस की तौसीक मई में हो सकती थी, मई में मुकम्मल था, जानबूझकर 5 अगस्त तक ताख़ीर की गई, ये जानते हुए कि 5 अगस्त की जो तौसीक है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह मौका मिलेगा कहने का कि हमने हल्का बंदी करनी है। हालांकि मेरी नज़र में कोई ज़रूरत नहीं हल्का बंदी की, क्योंकि सूबों और इस्लामाबाद के दरमियान जो तकसीम है नशस्तों की, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, एक हैरत अंगेज नहीं तब्दीली आई भी नहीं, हैरत अंगेज सेंसस है, इसकी वजह से कोई तब्दीली नहीं आई। जब तब्दीली नहीं आई तो आइन का आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि सिर्फ तब्दीली की सूरत में आपको नशस्तों में रद्दोबदल करना है। अब चूंकि तब्दीली नहीं आई तो अब हल्का बंदियों में जो तब्दीली है वो एक दूसरे दर्जे का एक मामला है। पुरानी हल्का बंदी पे भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हर वो शख्स जो 18 साल की उम्र का हो चुका है उसको वोट देने का हक होगा। ये तो साथ साथ इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट हो रहा होता है। एक वेरी ब्रीफली प्रोग्राम एंड हो जाए इससे पहले आपसे भी और खुर्रम साहब से दोनों से एक सवाल है। तोशा खाना केस कल सुबह आई थिंक सुनाया जाएगा, इमरान खान पे 8-9 और मुकदमा भी, क्या देखते हैं आप, खलासी होगी कि काम आगे चलेगा? देखिए, तोशा खाना में तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह से फैसला हुआ, जिस तरह से ये ट्रायल की गई, उसमें बहुत सुकुम है।
तो ये तो हमें पूरी उम्मीद है, मैं बतौर वकील इसमें शामिल हूँ मुकदमे में, कि कल सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ना हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट है सामने। लेकिन दीगर मुकदमात में ख़ास तौर से जो कोर कमांडर हाउस का मामला है 9 मई का, उसमें अब ये बात सामने आई है कि इजाज़त ले ली गई है गिरफ़्तारी की। लिहाजा नज़र ये आता है कि मंसूबा ये है कि कल अगर रिहाई का हुक्म होता है तो शखाना मुकदमे में, तो किसी दूसरे मुकदमे में, बिलखुसूस 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। खुर्रम साहब, इसी सवाल का आपसे भी जवाब चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनके ऊपर भी कोई बहुत तगड़ा केस नहीं था, बल्कि बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर बनाया गया केस है, जिसके ऊपर उनको दोबारा जेल में जाना है। तो आप समझते हैं कि तरीकाकार सही है? नहीं, हमें तो ये नजर आया है कि नवाज शरीफ को जेल भेजने की जल्दी थी, इमरान खान को जेल से निकालने की जल्दी है। और आपने प्रोग्राम के आगाज में ये बात की, राजा साहब ने भी कहा कि ये 1949 से मामला चल रहा है कि सियासतदानों के ऊपर केस होते हैं। लेकिन 1949 से लेकर 2023 9 मई तक किसी सियासतदान ने रियासत के ऊपर हमला नहीं किया जिस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी ने 9 मई को किया। तो लिहाजा ये एक नई सिचुएशन है जिसमें एक सियासी जमात जो है उसने उस किस्म के अमल किए जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ दहशत गर्दों ने किए थे, कि रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दो, मोटरवे टोल प्लाजा को आग लगा दो, मेट्रो बस को आग लगा दो, स्कूल को आग लगा दो, जिना हाउस को आग लगा दो। तो लिहाजा ये एक नई सिचुएशन है कि 9 मई को अगर आप सिर्फ उस नजर से देखेंगे कि जी वो एक सियासी एहतजाज था, वो एहतजाज नहीं था, वो एक हमला था। और वो इससे पहले यानी कई नस्लें गुजरी हैं सियासतदानों की जिन्होंने रियासती जबर को बर्दाश्त किया है, लेकिन किसी ने पाकिस्तान की इमलाक पर और रियासत के ऊपर उस तरह का हमला नहीं किया जिस तरह इमरान खान ने किया। तो लिहाजा उसके लिए उनको जरूर कानून का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अदालतों से तो हम ये देख रहे हैं कि अदालत जो है वो मौजूदा जो सिचुएशन है वो वही थी जिसने नवाज शरीफ को जेल भेजने में जल्दी की थी, अब इमरान खान को बाहर निकालने में जल्दी है। लेकिन बहरहाल जो 9 मई के वाकयात हैं उस पर कानून का इत्तलाक होगा और इमरान खान को उसका जवाब एक देना लाइन में कुछ पड़ेगा कहना चाहते कि हैं? उनकी जमात जस्ट ने वन पूरे लाइन मुल्क में किस तरह कह लीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जो 9 मई को जो हुआ बिल्कुल उसकी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सज़ाए मौत दे दें, आप एक सियासी जमात को ख़त्म कर दें, मुल्क में खला पैदा कर दें। उस दिन गुलगपाड़ा हुआ, हमले हुए, जराइम सरजद हुए, और बिल्कुल चुन चुन के उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसको सियासी इंजीनियरिंग का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सलमान अकरम, राजा सगीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।